नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। आज वायुसेना का स्थापना दिवस। वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस पहली बार चंडीगढ़ में मनाया जाएगा एयरफोर्स डे। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ 30,000 से ज्यादा लोग टॉलिन में मौजूद। एयरफोर्स अपनी नई ड्रेस भी लॉन्च करेगी। अमेरिका के ओहायो में एक फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम से बाहर गोलीबारी की गई। 3 लोगों को गोली लगने की बात कही जा रही है। इस दौरान स्टेडियम में भगदड़ मच गई। गयावासियों को अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। गंगा का जल पहुंच गया है। फिलहाल गंगा का जल गया जिले के मुहदा प्रखंड के तेतर गांव के समीप बने जलाशय का स्टोरेज किया गया। प्रभास और सैफ अली खान स्टारस फिल्म आदिपुरुष काफी चर्चा में है। हाल ही में श्री राम की नगरी अयोध्या में इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया। चीन के शहर वुहान में शुरू हुआ कोरोना वायरस ने जहां चीन के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के आसपास के शहरों में तमाम तरह की कामकाज को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं कि आज इंडियन एयरफोर्स डे है। इस मौके पर चंडीगढ़ में एयर शो होगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहेगी। वहीं इस मौके पर 30,000 से ज्यादा लोगों के लेक पर जुटने की भी संभावना है। दोपहर 2:30 बजे एयर शो शुरू होगा जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस मौके पर एयरफोर्स अपने जवानों के लिए न्यू कम्पैट यूनिफॉर्म भी लॉन्च करेगी। वहीं चंडीगढ़ के आसमान में राफेल, सुखोई, मिग, प्रचंड, मिराज, चेतक, चीता, चीनू एवं रुद्रा जैसे 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उड़ेंगे। एयरफोर्स के ट्रेंड जवान पैराशूट में भी हजारों फीट की ऊंचाई से जंप करेंगे। एयर शो के दौरान दर्शकों में देशभक्ति का जज्बा जगाने और इंडियन एयरफोर्स की ताकत उन्हें दिखाने के लिए भारतीय तिरंगे को केंद्र में रखकर कुछ फॉर्मेशन भी बनाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले 6 अक्टूबर को रिहर्सल के दौरान भी सुखना लेक पर हजारों की भीड़ जुटी थी। वहीं आज शो के फाइनल डे पर जब पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत अन्य कई वीवीआईपी मेहमान वहां पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने वीवीआईपी के एंट्री के लिए रूट डायवर्जन कर लिया है। राष्ट्रपति के एयरपोर्ट से लेकर लेक तक आने के रूट पर सैकड़ों पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी में तैनात हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ आज अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। ऐसा 17 साल बाद होगा जब आईएएफ का मुख्य कार्यक्रम एशिया के सबसे बड़े हिंडन एयरबेस गाजियाबाद यूपी पर नहीं होगा। यह कार्यक्रम इस बार चंडीगढ़ की सुखना झील पर हो रहा है। एयर शो में आज 74 विमान हैरत गेज करतब दिखाकर अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करवाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इस प्रकार के सभी बड़े समारोह देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहिए। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना ने इस बार गाजियाबाद से जगह बदलकर चंडीगढ़ में स्थापना दिवस और एयर शो करने का फैसला लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी 15 जनवरी 2023 को इस बार सेना दिवस दिल्ली के बजाय दक्षिणी कमान के किसी क्षेत्र में मना सकती है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। 1932 से 2005 तक वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस दिल्ली के पालम एयरबेस पर मनाया। एयर ट्रैफिक कई गुना ज्यादा होने की वजह से वायुसेना के स्थापना दिवस कार्यक्रम को साल 2006 में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ट्रांसफर कर दिया गया। हिंडन एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। साल 2006 से 2021 तक वायुसेना स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम हिंडन एयरबेस पर होता रहा। अब 2022 में ऐसा हो रहा है जब वायुसेना अपना स्थापना दिवस गाजियाबाद से बाहर चंडीगढ़ में मना रही है। अमेरिका के ओहायो में एक फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर गोलीबारी की गई। 3 लोगों को गोली लगने की बात कही जा रही है। इस दौरान स्टेडियम में भगदड़ मच हुई है। फिलहाल घायलों की पहचान और हालत के बारे में जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ओहायो के टोलेडो में विटमर हाई स्कूल में एक फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर गोलीबारी की गई। इस मैच की एक वीडियो क्लिप भी सामने आ रही है जिसमें मैच के दौरान गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही है। उसके बाद वीडियो में भगदड़ मचती हुई दिखाई देती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कहा कि विटमर हाई स्कूल में कई लोगों पर गोली चलाई गई।
जिनमें स्टेडियम के बाहर 3 लोगों को गोली लगी और पीछे से गोली चलने पर आवाज भी सुनाई दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार हाई स्कूल के स्टेडियम के पास के कोने में एक कथित तौर पर कारतूस के खोखे पाए गए। जिस वक्त गोलीबारी की वारदात हुई उस समय विटमेर हाई स्कूल और सेंट्रल कैथोलिक के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 मिनट का खेल बाकी था जब उसे रोक दिया गया। वीडियो क्लिप में गोली की आवाज आने पर कमेंटेटर को कहते सुना जा सकता है, हम ब्रेक ले रहे हैं, इसी के साथ खेल को रोक दिया गया। शुक्रवार यानी कि 7 अक्टूबर की रात वाशिंगटन के स्थानीय स्कूलों ने बयान जारी किया। एक खबर के मुताबिक स्कूलों ने बयान में कहा कि हमें इस बात का गहरा दुख है कि रात तो हमारे कार्यक्रम के आसपास की सड़कों पर हिंसा की एक वारदात के कारण मजेदार मुकाबला बाधित हो गया। इस समय हमारे पास सीमित जानकारी है और हम तब तक अनुमान नहीं लगा सकते जब तक आगे की डिटेल पता नहीं हो जाती। महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। बस और आयशर ट्रक के बीच टक्कर के अगले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते 20 मिनट में बस धुआंकर जल गई। हादसे में बस में सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इनके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए हैं। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। घटना सुबह 4:30 बजे की है। ज्यादातर लोगों यात्रिकों ने बस से कूदकर जान बचाई। हादसा नासिक औरंगाबाद रूट पर नंदुर नाका के पास हुआ। बस चिंतामणि ट्रैवल्स की थी। इसमें 45 से 50 लोग सवार हुए थे। पुलिस उपायुक्त अमोल तांबे ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 10 लोग की मौत हुई है। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। पूजा चौहान नाम की एक महिला ने यात्री ने बताया कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ बस यात्रा कर रही थी। हम सो रहे थे तभी अचानक लोगों का शोर सुनाई दिया। बस के अगले हिस्से में आग नजर आई। इसके बाद हमने खिड़की से अपने दोनों बच्चों के साथ छलांग लगा दी। इसमें उनका हाथ झुलस गया है। हालांकि इस कोशिश में मेरे दोनों बच्चे सेफ हैं। हमें दूसरा जीवन मिला है। अगर कुछ देर हो जाती तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। वाशिम जिले में लोनी की रहने वाली अनिता सुखदेव चौधरी ने बताया कि जब मैं सो रही थी बस और ट्रक में टक्कर हुई। मैं सीट के नीचे गिर पड़ी। इसके बाद बस से अगले हिस्से में आग की लपट निकलने लगी। मैंने खिड़की से कूदकर जान बचाई। 20 मिनट बाद दमकल की गाड़ी यहाँ पहुंची। यवतमाल पिराजी सुभाष चौधरी ने बताया कि मैं अपने चाचा चाची के साथ कल्याण जा रहा था। सभी लोग सोए हुए थे। आग से चाचा जी की काफी झुलस गई। हालांकि समय पर खिड़की से कूदने के कारण हम तीनों की जान बच गई है। गया वासियों को अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। गंगा का जल गया पहुंच गया है। फिलहाल गंगा का जल गया जिले के मोहजा प्रखंड के थीतर गांव में समित बने जलाशय में स्टोरेज किया गया है। जहां गंगा का जल है, इस जलाशय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को यानी कि आज गया जिले के मोहजा प्रखंड के तेतर गांव आएंगे। शुक्रवार को उक्त स्थल पर तैयारी को लेकर डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम व एसएसपी हरप्रीत कौर गए थे, जहां तैयार और सीएम के आगमन का जायजा लिया गया। बताया गया है कि गंगा उद्वहन योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार समीक्षा और दिशा निर्देश दिए थे। इस वर्ष 2022 दिसंबर में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसे लेकर अक्टूबर माह में पूरा होता ही दिख रहा है। गंगा जल को गया जिले के मोहजा में जलाशय का निर्माण कर एकत्र किया गया है। पास में ही जल शोधन संयंत्र लगाया गया है, जहां से जल को स्वच्छ कर मानपुर के अब खिला जाएगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ भले ही बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने से भाग रहे हो, लेकिन सरकार उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अस्पतालों से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर नाराजगी जताते हुए ऐसे डॉक्टरों से कई कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वर्षा काम कर नहीं आते हैं, न ही किसी का इलाज करने आते हैं, लेकिन सरकारी खजाने से वेतन जरूर उठाते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को एक बार फिर स्वास्थ्य के आलाधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के मिशन 60 दिन की समीक्षा की और कई जरूरी निर्देश भी दिए। बिहार के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। सरकार इस नीति को काफी दिनों से लागू करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अस्पतालों में भी मशीनें भी लगाई गई,
लेकिन डॉक्टर का संगठन इसमें खामियां गिनाता है। पिछले दिनों डॉक्टरों ने इस मामले पर एक दिन ही हड़ताल ली थी। इन डॉक्टर इस मसले पर आंदोलन की तैयारी में हैं। प्रभास और सैफ अली खान स्टार्स फिल्म आदिपुरुष इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में श्री राम की नगरी अयोध्या में इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया था। इस दौरान काफी भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन फिल्म का टीजर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। दर्शक इसके हर किरदार में खामियां बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में रामायण के पात्रों से खिलवाड़ किया गया है। इसको लेकर नाराज लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में मशहूर डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। दरअसल इस फिल्म में सैफ अली खान के लुक पर लोगों को विशेष आपत्ति है। उनका कहना है कि सैफ का लुक रावण जैसा नहीं, खिलजी जैसा लग रहा है। इस पर मनोज मुंतशिर ने बताया कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर देखा है, उसमें साफ दिख रहा है कि रावण ने त्रिपुंड लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने जितना देखा है उतनी की बात करा रहा हूँ, बाकी इसके अलावा भी मेरे पास दिखाने को तो बहुत कुछ है। मनोज ने कहा, कौन सा खिलजी त्रिपुंड लगाता है? तिलक, जनेऊ और रुद्राक्ष धारण करता है, जो हमारे रावण ने टीजर में किया है। मनोज ने आगे कहा कि रावण एक बुराई है, अलाउद्दीन भी आज के दौर की बुराई है। ऐसे में अगर दोनों मिलते भी है तो हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। आदिपुरुष फिल्म का टीजर सामने आने के बाद से इसका विरोध शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को लम्ही गेट पर भारतीय आवाम पार्टी के नेताओं द्वारा आदिपुरुष फिल्म के निर्देशक और कलाकारों का पुतला फूंकते हुए उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई। पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि रिलीज होने के बाद फिल्म को वे सिनेमाघरों में चलने नहीं देंगे। नेता बोले कि फिल्म में भारत के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम और हनुमान जी का गलत चित्र पेश कर बॉलीवुड ने घोर पाप और अक्षम्य अपराध किया है। भारतीय आवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजा परवीन ने कहा कि किसी फिल्म निर्माता द्वारा हमारे आराध्य भगवान का अपमान किया जाए और हम चुप रहें, यह असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में भगवान ने स्थापित चित्र से अलग चित्र दिखाकर हिंदू धर्म को अपमानित किया गया है। ऐसे में फिल्म के निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भी भेजा जाए। ऐसी सजा दी जाए कि जिसमें भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। पार्टी के प्रदेश महासचिव अजय कुमार सिंह और जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि बजरंग बली के अपमान पर केवल फिल्म पर प्रतिबंध से काम नहीं चलेगा। इसमें शामिल सभी कलाकारों और निर्माताओं की जांच हो। कहीं ये सभी के तार आतंकवादी जिहादियों से तो नहीं जुड़े हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में, पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिक्किम गंगटोक पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग सड़क किनारे उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद शाह गंगटोक के राजभवन पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि श्री रामलला के मंदिर का काम 50% तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। इस मंदिर के लिए 1949 में मूवमेंट शुरू हुआ था।
इसी वर्ष 1 दिसंबर को भारत पर G20 देशों के अध्यक्षता का दायित्व आ जाएगा और यह 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों का समूह है। शिवाजी पार्क में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के पोते की नजर जल्द ही पार्षद के पद पर होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साबित कर दिया है कि असली सिलसिला कौन है। तो चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं कि चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस ने जहां चीन के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के आसपास के शहरों में तमाम शहर कामकाज को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। पर्यटन उद्योग तो बुरी तरह से ही प्रभावित हो चुका है। चीन में 1 अक्टूबर से सप्ताह भर चलने वाले राष्ट्रीय दिवस अवकाश के दौरान 42 करोड़ 20 लाख यानी कि 422 मिलियन पर्यटक यात्राएं दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल छुट्टियों के मुकाबले इस साल पर्यटक यात्राओं में 18.2% की कमी देखने को मिली है। चीन में कोरोना के नए मामले आने के बाद कोरोना के नियमों में सख्ती कर दी गई है, जिसके कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। सार्वजनिक परिवहन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। चीन के कई शहरों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद अधिकारियों ने लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। राज्य प्रसारक शुक्रवार को चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों को हवाला देते हुए सूचना दी कि 2019 में कोरोना से पहले पर्यटन यात्राएं 60.7% थी। चीन में घरेलू पर्यटक राजस्व 227.2 अरब युआन के घटकर इस साल 26.2% नीचे पहुंच गया है। चीन के दक्षिण पश्चिम में यूनान प्रांत स्थित सबसे मशहूर मंतव्य शहर भी कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ गुरुवार को ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आने के बाद सख्त लॉकडाउन जारी कर दिया गया है और पर्यटकों के यहाँ आने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। क्षेत्र के अधिकारियों ने सिंगजोंग में लोगों को दिन भर कोरोना टेस्ट कराने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए आपातकालीन खाद्य आपूर्ति की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के मोर्चों पर भारत के लिए आज भी थोड़ी चिंता की खबर है। शुक्रवार के मुकाबले देश में आज कोरोना के दैनिक मामले में थोड़ी तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में आज कोरोना के करीब 2800 से कम नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना ने 2797 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे की जाने गई है। 24 लोगों की इसमें जान चली गई है। इससे पहले शुक्रवार को देश में कोरोना संक्रमण 1997 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 9 लोगों की मौत हुई थी। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 800 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 2797 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 लोगों की मौत हुई है। इसी दौरान 3884 लोग कोरोना वायरस को मात देने में भी कामयाब रहे। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 29,251 पर रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 1111 की कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,09,257 हो गई है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,51,228 पर पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक कुल 5,28,778 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित की वजह से दम तोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.75% पहुंच गया है। वहीं सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण 0.07% शामिल है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.05% है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिक्किम के गंगटोक को पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग उस सड़क के किनारे उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद शाह गंगटोक के राजभवन पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसी दौरान प्रदेश के राज्यपाल गंगा प्रसाद भी मौजूद थे। तो कार्यक्रम में के तहत गृह मंत्री शाह ने गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी दौरान शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 65,000 सक्रिय
प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी कि PSCIS स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। हमने तय किया है कि 5 साल के भीतर प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स और एक डेयरी होगी। उन्होंने कहा कि अब तक सहकारिता कृषि विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा चलता रहा है, लेकिन सहकारिता के माध्यम से देश के किसानों, शिल्पकारों, मछुआरों, आदिवासियों को सशक्त करने का काम को इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की विवेचना की जानी चाहिए। शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल में पूर्वांचल के केवल एक पर्यटन स्थल माना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वांचल का वास्तविक विकास शुरू हुआ। भारत सरकार ने अनेक प्रकार की पशुपालन योजनाएं करी है। लगभग पिछले 7 वर्षों में पहले जो 2000 करोड़ रुपए का बजट था, 7 वर्षों में 2000 से बढ़ाकर 6000 करोड़ और उसके साथ जेनोमिक सिलेक्शन, IVF और प्रोजेनिक टेस्टिंग और सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, इस सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त JP नड्डा की अध्यक्षता में ही भाजपा अगला यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले वर्ष 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। उससे पहले संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसले पर मुहर लगा देगा। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और यह लगातार 2 बार हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और खुद नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल मार्च-अप्रैल में हो कर्नाटक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से पार्टी नेतृत्व का यह मन बन चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव टालकर नड्डा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का विस्तार दिया जाए, ताकि पार्टी बिना भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को जमीन पर उतार सके। संसदीय बोर्ड के फैसले पर दारोमदार कार्यकाल विस्तार का फैसला संसदीय बोर्ड के ही अधिकतर क्षेत्र में आता है। उधर चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है, जिससे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाती है। वैसे भी नड्डा ने कोविड संक्रमण काल के वक्त जिस तरह पार्टी के अंदर संवाद स्थापित कर प्रचार किया, उसका असर साफ दिखा था। उनके कार्यकाल में ही पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में दोबारा जीतकर सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि श्री राम लला के मंदिर का काम 50% कंप्लीट हो चुका है। बाकी काम जल्द पूरा हो जाएगा। इस मंदिर के लिए 1949 में मूवमेंट शुरू हुआ था। 73 वर्षों के सतत प्रयास के बाद आज यह सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को श्री पंचखंड पीठ जयपुर में आयोजित चादरपोशी कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में पंचखंड पीठ की अहम भूमिका रही है। उन्होंने स्वामी सोमेंद्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र का गोरक्ष पीठ के साथ 3 पीढ़ियों तक गहरा संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा रामचंद्र वीर जी का और स्वामी आचार्य धर्मेंद्र महाराज के योगदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। देश के कल्याण के लिए इस पीठ ने भी अतुलनीय योगदान दिया है। कहा है कि आचार्य जी ने 73 साल पहले राम मंदिर का सपना देखा था। अब यह सपना संतों के डेडिकेशन और सतत प्रयास के दम पर पूरा होने के कगार पर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम मंदिर के संबंध में बताया गया कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने खुद इसी साल जून माह में गर्भगृह की आधारशिला रखी थी। तब से लेकर अब तक लगभग काम पूरा हो चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु अपने इष्ट के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढों की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अफसरों को जल्द से जल्द सड़कों का गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा कि गाँव हो या शहर, अच्छी सड़क प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी प्रदेश की प्रगति का बड़ा माध्यम होती है। बीते 5 वर्षों में सरकार ने इस दिशा में फोकस किया, लेकिन समय समय पर इनकी मरम्मत होनी चाहिए। बरसात का मौसम अंतिम चरण में है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने PWD, नगर विकास, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों को इसकी व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण गुणवत्ता की समय समय पर जांच करने, निर्माण में लापरवाही अथवा अधोमानक सड़कों के मामलों में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड पर सड़क निर्माण की योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़क का होना आवश्यक है। इसी वर्ष 1 दिसंबर को भारत पर G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व आया जाएगा और यह 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जिसमें अभी 19 देश हैं। विश्व की 85% GDP इन देशों से ही आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन देशों का हिस्सा 75% है। इतने महत्वपूर्ण देशों के समूह की अध्यक्षता के चलते लगभग 200 छोटी बड़ी बैठकों का आयोजन भारत में होना है। आज लगभग पूरा विश्व बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों की कमी से जूझ रहा है। नई प्रौद्योगिकी के आगाज से जहां हमारा जीवन सुविधापूर्ण हो रहा है, वहीं सरकारों के समक्ष कई चुनौतियां भी आ रही हैं। नई प्रौद्योगिकी खासतौर पर इंटरनेट के कारण दुनिया के देशों के बीच की दूरियां समाप्त हो रही हैं। पुराने उद्योग धंधे शिथिल हो रहे हैं और उनके स्थान पर नए व्यवसाय जन्म ले रहे हैं। निवेश प्राप्त करने की होड़ में प्रतिस्पर्धात्मक कराधान की ओर दुनिया बढ़ती जा रही है, यानी हर देश कारपोरेट टैक्स की दर घटाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह निवेश के लिए सुविधाएं दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही सभी देशों में कराधान भी घटता जा रहा है, जिस कारण सरकारों को पर्याप्त राजस्व नहीं मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 7 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोनिक बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन के दक्षिण क्षेत्र में चल रहे युद्ध पर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। पीएमओ ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने युद्ध को जल्द खत्म करने की और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई। पीएम मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि किसी भी शांति प्रयासों में योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षित और सुरक्षा को महत्व देता है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि परमाणु सुविधाओं के खतरे के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दोनों नेताओं ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में अपनी पिछली बैठक के बाद द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी याद किया। शिवाजी पार्क में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के पोते की नजर जल्द ही पार्षद के पद पर होगी। अपने बेटे पर की गई टिप्पणी पर गुरुवार को श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र लिखकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा कि यह पत्र एक मुख्यमंत्री के बेटे और सांसद की तरफ से नहीं बल्कि एक पिता का है। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं खबर को रफ्तार से। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रीय नेताओं के गुजरात दौरे बढ़े। हाल ही में ही 2 दिवसीय गुजरात के दौरे के बाद फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर पधार रहे और इस बारे में आगामी 10 और 11 अक्टूबर को सौराष्ट्र की मुलाकात करेंगे। 10 को जामनगर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उसके बाद राजकोट सर्किट हाउस पर रात को ठहरेंगे। इसके बाद 11 की सुबह जमकंडोरना में सभा को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर को गुजरात के भरूच और इसके बाद जामनगर के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम खत्म होते ही वह राजकोट के लिए रवाना हो जाएंगे। राजकोट सर्किट हाउस पर रात को ठहराने का इंतजाम किया हुआ है और उसके बाद सुबह में जामकंडोरणा में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार राजकोट में एक रात के समय ठहराव करेंगे। इसके पहले वर्ष 2017 में राजकोट सर्किट हाउस पर रात को ठहरने के बाद दूसरे दिन मोरबी कार्यक्रम में रवाना हुई। पीएम मोदी 10 अक्टूबर को जामनगर में रैली करेंगे और सौनी योजना लिंक 1 पैकेज और लिंक 3 फेज 7 का लोकार्पण भी करेंगे। दूसरे चरण में लिंक 1 और पैकेज 5 का लोकार्पण किए जाने पर 314 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 60 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन द्वारा लालपुर तालुका के पीपरटोला गांव के पास निर्मित पंपिंग स्टेशन और खंभाड़िया तालुका के सिद्धपुर गांव के पास फीडर पंपिंग स्टेशन कुल 10 जलाशयों को पानी से भरा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सहायक सचिव कार्यक्रम 2022 के समापन दौरान 2020 के बैच के आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में इस दौरान पीएम ने कहा कि आने वाले समय में अपने अंदर अलग सोच रखने के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से इनोवेशन के महत्व को समझाने और देश के वर्क कल्चर का हिस्सा बनाने की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब अलग अलग विभागों के प्रमुख और सचिव बन चुके होंगे। सभी जमीनी स्तर पर काम करें और आम लोगों की परेशानियों को समझकर हल करें। उन्होंने कहा कि सभी एक सफल अधिकारी के तौर पर आम लोगों से जुड़ा रहना चाहिए। इस मौके पर मोदी ने 3 माह के लिए 63 मंत्रालयों और विभागों के साथ सहायक सचिव के तौर पर काम करने वाले 175 अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अधिकारी की अहम भूमिका है। उन्होंने लिंक से हटकर चिंतन करने और अपने प्रयासों में समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस तरह के समग्र दृष्टिकोण के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का उदाहरण और संबोधन के दौरान पीएम ने अधिकारियों को राष्ट्र की सेवा के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने कर्तव्य को निभाने की महत्व के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। स्मृति चिन्हों की यह नीलामी अब 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से किए गए ट्वीट में यह जानकारी दी। संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि यह उन कई विशेष उपहारों में से मुझे वर्षों से मिले हैं और लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्हों की नीलामी को 12 तारीख तक बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों में अशुद्धि और जेब खर्च में कमी का दावा करने वाली खबरों का खंडन करते हुए इसे भ्रामक और गलत बताया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस खबर को भ्रामक बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों में विशेष रूप से जेब खर्च में कमी के दाव में त्रुटियां का सुझाव देने वाली समाचार रिपोर्ट भ्रामक और गलत। एनएचए देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए व्यय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि 2018-19 के एनएचएस अनुसार आउट ऑफ पैकेज खर्च में कमी दिखाई गई है और नागरिकों के वित्तीय बोझा को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखता है। इसके डेटा के एक निजी भारतीय विश्वविद्यालय में काम कर रहे स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के एक विशेष द्वारा गलत कहना ठीक नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि ओओपी के लिए सूचना का मुख्य स्रोत 2017-18 के एनएचओ डेटा पर आधारित है, जबकि पिछले अनुमान 2014 पर आधारित।
सरकार ने कहा कि 70वें और 75वें दौरे के दोनों सर्वेक्षण की तुलना सुनिश्चित करने और घरों के चयन के लिए कहीं एक नमूने के डिजाइन का उपयोग किया। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि साल 2017-18 का डेटा एक साल के सर्वेक्षण पर आधारित था, जबकि 2014 का डेटा 6 माह की अवधि का। भारत सरकार ने लोगों को आगाह किया कि वह विदेश में नौकरी स्वीकार करने से पहले बेहद सावधानी बरतें। उन्होंने बताया कि फर्जी नौकरी के रैकेट में म्यांमार में फंसे 50 भारतीय और कंबोडिया में फंसे 80 भारतीय छुड़ाए गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने बताया कि म्यांमार में अभी वह बहुत से भारतीयों के संपर्क में, हालांकि अभी तक कुल 50 लोगों को वहां से छुड़ा कर लाया जाए। बागची ने बताया कि फर्जी नौकरी के रैकेट का लाओस और कंबोडिया में भी पता चला है। बागची ने कहा कि वेंटेन, नौपेह और बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास लोगों को वहां से निकालने में मदद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों की स्थिति पर भारत ने पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि शिनजियांग प्रांत में लोगों को मानव अधिकार की गारंटी मिलनी चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, और इसका सम्मान किया जाने पर भारत ने यह प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रखी। उइगर मुस्लिमों के बता दें कि UNHRC में भारत समेत 11 देश वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे थे और प्रस्ताव के खारिज होने से अमेरिका व पश्चिम देशों की काफी किरकिरी हुई। वोटिंग में भारत अनुपस्थित रहने के बाद सवाल पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने कहा कि उइगर स्वायत्त क्षेत्र के नागरिकों के मानव अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हमेशा से मानव अधिकार की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन भारत का यह मानना भी है कि इस तरह के मामले में किसी खास देश को निशाना बनाए जाने वाले प्रस्ताव नहीं पेश किए जाने चाहिए। भारत इस तरह के मामले में बातचीत का पक्ष कर बागची ने नई दिल्ली स्थित चीन के राजदूत की तरफ से भारत चीन के रिश्ते के सामान्य होने का बयान देने को लेकर अपनी असहमति जताई। मेक्सिको की राजधानी सिटी में 6 अक्टूबर को गैंगवॉर हुआ था और फायरिंग में मेयर मेडोंजा से 18 लोगों की मौत हुई थी और ड्रग्स कार्टेल का खूनी चेहरा सामने आया। लगभग 13 करोड़ की आबादी वाले मेक्सिको 40 साल से ड्रग्स कार्टेल के चुंगल में फंसे थे। यहाँ अफीम, हेरोइन और अलग अलग तस्करी की लिप्त कार्टेल समांतर सहकार के रूप में काम करते हैं। मेक्सिको के लगभग 150 से ज्यादा कार्टेल सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी अमेरिका को करते थे। कार्टेल यानी इन संगठित गिरोह के पास 75,000 गुर्गों की प्राइवेट आर्मी है। इन कार्टेल के बीच खूनी संघर्ष होता रहता है। उनमें से सबसे बड़े के पास 600 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भी है। यह संख्या मैक्सिको की सबसे बड़ी एयरलाइन के तहत 5 गुना ज्यादा है। मैक्सिको गृह मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्टेल के पास AK-47 और M80 जैसे असॉल्ट राइफल का जखीरा भी। इस साल सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ड्रग कार्टेल के कब्जे में 20,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल की बरामदगी सामने आई थी। मैक्सिको सरकार के कार्टेल के बरामद किए जाने वाले हथियारों को तबाह करती है, इनका फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाता। कार्टेल इन हथियारों का अमेरिकी माफिया से ड्रग्स की सप्लाई के बदले में करते हैं। केरल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की। यह ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिली और अफगानिस्तान से भारत में लाया गया। कुछ हिस्सा श्रीलंका में भेजा गया। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ है।
डीडीजी संजय कुमार ने कहा कि इनकी पैकिंग वाटरप्रूफ थी। इन पैकिंग को 7 लेयर में पैक किया गया। ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क की तरफ से की गई। हादी सलीम भारत और अन्य देशों को हेरोइन, चरस, मेथेमाइटेन और प्रकार के नशाकीय पदार्थ बेचता है। इसके साथ में 3 स्मार्टफोन जब्त किए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के एक गोदाम में से करीब 120 करोड़ रुपए की 60 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मामलों में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोग एयर इंडिया के हैं और इनमें से एक पूर्व पायलट भी गिरफ्तार हुआ। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अगले G20 समिट के दौरान एक मंच पर होंगे। यह समिट इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 नवंबर को फरवरी के रूस यूक्रेन जंग शुरू होने वाला है और जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ और एक मंच पर होंगे। माना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे और इसकी संभावना इसलिए भी है कि अगली G20 समिट भारत में होने वाला है। और आगे हम पुतिन और जेलेंस्की के लिए अलग अलग होटल्स का इंतजाम भी करेंगे। इंडोनेशिया की बाकी देशों से अलग है। इन मुल्कों में सारी चीजें से अमन और शांति से पूरी की जाए। उसने कहा कि दोनों देशों के हमारे करीबी रिश्ते हैं और लिहाजा हमने उसे समिट में शामिल होने का न्योता दिया है। G20 समिट का अगर कोई सबसे बड़ा एजेंडा है तो वह पीस यानी अमन शांति है। इसके अलावा हम हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी पर भी फोकस करेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चीन में उइगर मुस्लिम की स्थिति पर बहस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव पर वोटिंग में काउंसिल मेंबर्स में से 17 ने प्रस्ताव के पक्ष में और 19 ने विपक्ष में वोटिंग की। भारत, ब्राजील, मैक्सिको और यूक्रेन समेत 11 देश वोटिंग में शामिल हुए। UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने उइगर मुस्लिमों की स्थिति पर बहस का प्रस्ताव ह्यूमन राइट्स कोर ग्रुप में शामिल कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका लाए। तुर्की भी शामिल था। इंटरनेशनल लेवल पर कोर ग्रुप लगातार उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी स्थिति को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है। आरोप है कि चीन ने अपने नॉर्थ वेस्ट इलाकों में शिनजियांग प्रांत में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिमों के मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर सोफी रिचर्डसन ने कहा कि यह पहला मौका था जब UN की किसी टॉप बॉडी में ये ह्यूमन राइट्स पर बात करने के प्रपोजल पर वोटिंग को मंजूरी दी। ये कुछ देशों के गैर जिम्मेदाराना रवैया और उइगरों की स्थिति पर उनकी अनदेखी के चलते पास नहीं होता। हालांकि प्रपोजल के पक्ष 17 वोट पड़े और वो दर्शाता है कि चीन में उइगरों की स्थिति और उनके अधिकारों को लेकर अब कुछ दूसरे देश भी आवाज उठाने लगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने की वार्निंग जारी की। इससे वैश्विक मंदी आ सकती है। IMF चीफ क्विंटालिया जिर्जिना ने कहा कि 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के रिकॉर्ड तक पहुंच चुका है और IMF ने फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान लगाया है। 2022 में जहां इकोनॉमी 3.2% रेट से डेवलप हो रही थी और 2023 में वो 2.9% की ग्रोथ से बढ़ी। कांग्रेस नेता शरद थरूर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तेजी से अभियान चला रहे हैं। वह अब तक केरल, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों का दौरा करके कार्यकर्ताओं से अपना समर्थन मांग चुके हैं। अग्निकांड के बाद 21 अस्पतालों में छापा, स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। स्वास्थ्य विभाग ने 4 को लॉक सील किया। कौन बनेगा पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख? जनरल बाजवा ने बाद कौन बनेगा सेना प्रमुख? संविधान का नियम और दावेदार को
फर्जीत। 120 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त हुई। जामनगर मुंबई से ड्रग्स जब्त की गई। एयर इंडिया का पूर्व पायलट गिरफ्तार किया गया। उपराज्यपाल ने जताई नाराजगी। सफाई श्रमिकों के 16 करोड़ बकाये पर नाराजगी। जल बोर्ड के खिलाफ शिकायत के आदेश। बात करते हैं मुंबई के दशहरा रैली के शुरू हुई शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। अब शिवसेना के सिंधे गुट को सांसद राहुल शिवाले ने आदित्य ठाकरे पर आरोप का जवाब दिया है। शिवाले ने कहा कि जब सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे तब युवराज स्विट्जरलैंड में ऐश कर रहे थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क की दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे को कटप्पा बताते हुए कहा कि वे अब अस्पताल में भर्ती थे। तब उन्होंने जिन्हें शासन की जिम्मेदारी दी थी उन्हीं लोगों ने उनसे गद्दारी की थी। ये लोग सोच रहे थे कि वे अस्पताल से वापस नहीं लौटेंगे। इसके जवाब में श्री शिंदे ने ठाकरे से कहा था कि कटप्पा का भी स्वाभिमान होता है। धोखा तो अपने 2019 में दिया था। इस मामले में सांसद शिवाले ने अब उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को युवराज बताते हुए निशाना साधा है। लोकसभा सदस्य राहुल शिवाले ने कहा कि जब तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे तब आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड के पब में मजे ले रहे थे और विदेशों में घूम रहे थे। उनकी विदेश यात्रा उद्योग से संबंधित थी। उनके साथ एक महिला सांसद भी थी। ठाकरे ने राज्य के पर्यावरण मंत्री की हैसियत से 22 मई 2022 को दावोस यात्रा की थी, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में महाराष्ट्र की गैलरी का उद्घाटन किया गया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने वीरवार को कहा कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साबित कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है। उनकी रैली में राज्य भर से लोग आए। इसने स्थापित किया कि असली शिवसेना सीएम शिंदे की शिवसेना है। बजट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुंबई में दशहरा रैली में भारी भीड़ ने दिखाया कि असली शिवसेना का नेतृत्व कौन करता है। उन्होंने बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित एक अन्य रैली को शिमगा करार किया। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने खुद ठाकरे और शिंदे दोनों के भाषण नहीं सुने थे। फडणवीस ने कहा कि वह नागपुर में धर्मचार प्रवर्तन दिवस समारोह में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें दोनों भाषणों का सार समझ में आ गया और बाद में उन्होंने यूट्यूब पर शिंदे का भाषण सुना। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के भाषण का कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। शिमगा पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। होली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शिमगा उत्सव में अलाव जलाना शामिल है। गलौज, लेकिन उत्सव के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में गाली गलौज या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने वालों की भी प्रथा थी। फडणवीस ने कहा था कि शिमगा के अलावा भाषण में कुछ भी नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के विकास मैदान में शिवसेना के अपने गुट की रैली को संबोधित किया। इसी दौरान मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेनों में बुधवार को ट्रेन के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजनीतिक रैली का लाइव प्रसारण किया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद पर विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय संपत्ति का अधिकरण है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि रैली का प्रसारण ट्रेन के अंदर हुआ, हालांकि इसको तुरंत रोक दिया गया। वेस्टर्न रेलवे के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि कुछ सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से यह बात सामने आई है कि कुछ राजनीतिक दलों की एक रैली का लोकल ट्रेन में सीधा प्रसारण किया गया था। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि पश्चिम रेलवे ने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। उन्होंने आगे कहा कि अनुबंध समझौते में साफ तौर पर लिखा गया है कि राजनीति प्रकृति के किसी भी विज्ञापन या सामग्री के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में लाइसेंसी ठेकेदार में स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रथम दृष्टया यह सूचित किया जाता है कि 10 से 15 मिनट के लिए लोकल ट्रेनों के अंदर LED पैनल पर लाइव राजनीति रैली प्रदर्शित की गई थी। हालांकि इसका पता चला तो लाइव प्रसारण तुरंत बंद कर दिया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तेजी से अभियान चला रहे हैं। वे अब तक केरल, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों का दौरा करके कार्यकर्ताओं से अपना समर्थन भी मांग चुके हैं। वहीं थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने के भी अफवाहें उड़ाने लगी। इस बीच उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने युवाओं, महिलाओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर ध्यान देने की बात कही है।
शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने की अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि वह मैदान में है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार अभियान के तहत थरूर चेन्नई में है। इस दौरान उन्होंने गुरुवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य है कि पार्टी को फिर से खड़ा करना, इसे फिर से सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना के साथ लोगों के संपर्क में रहना। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि यह कांग्रेस को 2024 से आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा से लड़ने के लिए राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा। साथ ही में कहा कि उनके मन में पार्टी के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए समान है, यह मुकाबला भाजपा का सामना करने के लिए है। थरूर ने कहा हमें अपनी पार्टी का काम करने के तरीके में सुधार करने की जरूरत है। हमें युवाओं को पार्टी में लाने और उन्हें वास्तविक अधिकार देने की भी जरूरत है। साथ ही में हमें मेहनती और लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को अधिक सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के साथ पार्टी महासचिवों का उपयोग सही से करना है। शशि थरूर ने घोषणा पत्र में 10 बिंदुओं का प्रकाश डाला गया। इससे पहले घोषणा पत्र में बने भारत के नक्शे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद थरूर ने नक्शा बदलकर दूसरा लगाया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। पार्टी के दो बड़े नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। शशि थरूर आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे आज से गुजरात में अपना प्रचार अभियान शुरू करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वह आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और गुजरात कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय का दौरा करेंगे। तमिलनाडु पहुंचने पर शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि यहां पार्टी सहयोगियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि कोई नेता मौजूद नहीं था। साथ ही थरूर ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में शीर्ष नेताओं को दूर रहने के लिए भी कहा गया था। दिलचस्प बात यह है कि मुझे अपना समर्थन दिखाने के लिए यहाँ दर्जनों आम नागरिकों ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 30 सितंबर तक को हो गया है। 27 अक्टूबर को चुनाव है, 19 अक्टूबर को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर खासा उत्साह है। आगरा के नरीपुरा स्थित आर मधुराज अस्पताल में आग लगने की घटना और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक के कड़े रुख के बाद बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 21 अस्पतालों में छापा मारा। सुरक्षा अभियान के इंतजाम नहीं मिलने और मौके पर डॉक्टर उपस्थित न पाए जाने पर 4 अस्पतालों को सील कर दिया गया। वहीं बिना पंजीकरण के संचालित मलपुर स्थित रघुवंशी अस्पताल के संचालकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 8 टीमें अस्पतालों को निरीक्षण करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में भेजी गई। अस्पतालों में बेसमेंट में मरीज भर्ती पाए गए और ऑपरेशन थिएटर भी संचालित हो रहा था। यमुना पार स्थित राधा रानी अस्पताल, मंगलम अस्पताल, कालिंदी विहार स्थित नारायण देव अस्पताल को सील कर दिया गया है। इन अस्पतालों में अग्निशामक की व्यवस्था ठीक नहीं थी। अस्पताल मानक के अनुरूप नहीं था। मौके पर डॉक्टर भी नहीं मिले। लोकहितम अस्पताल कालिंदी विहार में बेसमेंट में संचालित पाया गया। 7 मरीज भर्ती बेसमेंट में और 17 मरीज ऊपर के तल पर भर्ती थे। मंगलम अस्पताल में बेसमेंट में वार्ड था, लेकिन कोई मरीज भर्ती नहीं था। दोनों अस्पतालों में बेसमेंट सील कर दिया गया। इसके अलावा संगम अस्पताल, मधुबन अस्पताल, सरस्वती सेंट्रल, न्यू साईं बाबा अस्पताल, ओम अस्पताल, शाह अस्पताल, सिटी मेडिकेयर, राधे गोविंद व गुड लाइफ अस्पतालों को अग्निशामक के इंतजाम न होने और अन्य कामयाब पाए जाने पर नोटिस दिया गया है। 7 दिन का समय कमियों को दूर करने के लिए दिया गया है। इस अवधि तक चिकित्सीय कार्य बंद रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि इस अवधि में कमियों को दूर न करने पर अस्पतालों को सील कर दिया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर तीर्थ नगरी वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचने की उम्मीद है। वहां श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए 7 अक्टूबर शाम में वृंदावन में बाहरी 4 पहिया ट्रक और बसों का प्रवेश नहीं होगा। यह व्यवस्था 10 अक्टूबर सोमवार की सुबह तक जारी रहेगी। कोतवाली प्रभावी सूरज
सूरज प्रकाश वर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे 2 की ओर से वृंदावन आने वाले बड़े वाहनों को रुक्मिणी विहार पार्क पर रोका जाएगा। यमुना एक्सप्रेस और मथुरा से आने वाली भारी वाहनों को पागल बाबा मंदिर के समीप दारुल पार्किंग पर पार्क किया जाएगा। जयंत के सामने से बने नए मार्ग से आने वाले वाहनों को 6 शिखर मंदिर से ही पूर्व ही पार्किंग बनाकर रोका जाएगा। मंदिर से पूर्व ही पार्किंग बनाकर रोका जाएगा। एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि रविवार को और शरद पूर्णिमा होने के कारण भीड़ हुए देखते व्यवस्थाएं की गई है। इस वर्ष 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। बांके बिहारी मंदिर के सेव्यायत आचार्य श्रीनाथ गोस्वामी ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के रान वंशीवट पर गोपियों संग महारास किया था। ठाकुर बांके बिहारी केवल शरद पूर्णिमा पर ही महाराज की मुद्रा में वंश धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। पाकिस्तान की सेना के नए आर्मी चीफ को लेकर देश में चल रही राजनीति पर अब सरकार विराम लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह रही है कि देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसका प्रोसेस 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। देश के नए आर्मी चीफ के मुद्दे पर पीटीआई प्रमुख और पूर्व पीएम इमरान खान काफी समय से राजनीति कर रहे थे। उनका आरोप है कि सरकार अपनी पसंद का आर्मी चीफ बनाना चाहती है, जिससे वो अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल सके। अब ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान द्वारा आर्मी चीफ के मुद्दों पर डागे कई सवालों का एक जवाब देकर इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है। वार्ता के दौरान ख्वाजा आसिफ ने बताया कि संविधान के मुताबिक देश का नया आर्मी चीफ नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत में या फिर नवंबर में शुरुआत को इसके पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। उनका ये कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। उन्हें फिर से एक्सटेंशन दिए जाने के अटकलों का खुद जनरल बाजवा ने खंडन कर दिया है। अमेरिका में मौजूद जनरल बाजवा ने साफ कर दिया है कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और उनकी जगह कोई और इस पदभार को संभालेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपतन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।